नमस्कार दोस्तों, सही राजनीति इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। नमस्कार दोस्तों, सही राजनीति में आज का विषय है व्यक्तिवाद। आजकल हमारे देश का मीडिया बहुत जोरों से ये प्रचारित और प्रसारित कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय और सक्षम नेता आज हमारे देश में नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी में और ना ही विपक्षी दलों में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो सर्वमान्य तरीके से नेता के रूप में उभरे और देश को आगे ले जाए। ऐसा सोचना क्या सही है? क्या देश में इस तरह की बातें करना, वातावरण बनाना और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही है? क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने मजबूत और सक्षम हैं कि उनका कोई सानी नहीं है, या फिर वे मीडिया और प्रचार तंत्र के माध्यम से एक छत्र राज करना चाहते हैं भारत की राजनीति में? क्या भारतीय जनता पार्टी में मोदी का कोई विकल्प नहीं है, या यूं कहें एनडीए के मुकाबले यूपीए के पास कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है जो देश का नेतृत्व कर सके? क्या ये लोकतांत्रिक देश के लिए सही है कि एक व्यक्ति के आगे पीछे ही अपनी आस लगाए रखें देश के नेता, कर्णधार और जनता? क्या ये सही है कि ऐसी कल्पना और ऐसी मान्यताओं को मीडिया स्थापित करने का दुष्प्रचार करे जिससे व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलता हो? इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे प्रोफेसर D.K. गिरी से कि क्या ये सही है कि एक व्यक्ति को लोकतांत्रिक देश में इतना ज्यादा महिमा मंडित कर दिया जाए और सबसे ऊपर माना जाए कि मानो उसके ना रहने से देश का सर्वनाश हो जाएगा और देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर D.K. गिरी से। नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया कि सारा मीडिया और चाटुकार पत्रकार रात दिन उनके लिए जो है महिमा मंडन किया करते हैं और ऐसे कसीदे उनकी शान में पढ़ते हैं कि जैसे देश को जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ले गए हों। तो आपके हिसाब से जो है क्या एक किसी व्यक्ति को जिसने पिछले 7 साल में कोई ऐसा जो है कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं लागू कर दिया देश में जिससे आम नागरिक का उत्थान हुआ हो, देश विकास की तरफ आगे बढ़ गया हो, तो उसको इतना महिमा मंडित करने के पीछे आप क्या? एक तो जैसे आपने कहा कि गोदी मीडिया कहते हैं या चाटुकार पत्रकार लोग कहते हैं, ये भी है। दूसरा मुद्दा इसमें है कि जो बातें कह रहे हैं ये तथ्य के आधार पे ये कहाँ तक सत्य है ये भी देखना है। चाटुकारिता मीडिया में है, चाटुकारिता हम इसलिए कह रहे हैं, कोई अगर तथ्य को लिख रहा है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन जो सच नहीं है तब इसको चाटुकारिता कहेंगे। मिसाल के तौर से हाल में एक नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक जाने माने औपन्यासिक अखबार में भी आजकल लिखते हैं, उन्होंने कहा कि
कोविड में जो हुआ उससे किसी को निंदा करना सही नहीं होगा, हमें उससे सीख लेना चाहिए। लेकिन वो कहते कहते वो भी कह दिया कि जो प्रधानमंत्री जो अभी हैं ये भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और उनसे लोकप्रियता में कोई उनसे आगे नहीं था। लोकप्रियता की परिभाषा क्या है उनके हिसाब से या आपके हिसाब उसी में आ रहा हूँ जी। तो इन्होंने किस आधार पे कहा कि ये तथ्य नहीं है, जैसे मैंने कहा तो इनको इतिहास का जानकारी, हमारा राजनीतिक इतिहास को उसकी जानकारी नहीं है। जैसे आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और ये सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री बने, उनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा और ये सबसे लोकप्रिय थे, जो चाहते थे वो कर सकते थे। और नेहरू जी का लोकप्रियता क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसे पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था कि उसको कोई गाली दे या कोई निंदा करे, कोई लांछना करे, तो उस हिसाब से हम लोकप्रिय कह सकते हैं। क्योंकि लोकप्रियता तब होता है जब लोग या आपका विरोधी दल के लोग या आपका पार्टी के लोग आपके ऊपर लांछन ना करें, ये एक बात है। दूसरी बात, बांग्लादेश का जो लड़ाई हुआ 1971 के बाद, उससे पहले चुनाव हो गया था, लेकिन 1971 के बाद इंदिरा गांधी जी को विपक्ष का नेता, जो उनका 36 का आंकड़ा रहता है, विपक्ष का नेता वाजपेयी जी ने उन्होंने कहा कि हमारा दुर्गा है, दुर्गा का उपाधि दिया था। तब जो वाजपेयी जी इंदिरा गांधी जी के बारे में ये कहा, उसको आप लोकप्रियता कहेंगे। पूरा देश, पूरा दुनिया इंदिरा गांधी जी का, बाद में इमरजेंसी अलग बात है, लेकिन बांग्लादेश में उनका जो भूमिका रही इंदिरा गांधी जी का, पूरा देश में और दुनिया में लोकप्रिय हो गई थी। ये राजीव गांधी जी का देख लीजिए। राजीव गांधी, अब मापदंड जो बता रहे हैं, राजीव गांधी जी जब आए लोग उनको मिस्टर क्लीन कहा, क्योंकि बेदाग थे, राजनीति में कोई उनका ये नहीं था और उनको मिस्टर क्लीन माना गया। और जब उनको चुनाव में वोट मिला, 412 के करीब उनको एमपी आए थे, बीजेपी के उस हिसाब से 300 कुछ है, तो उसको मापदंड अगर उसको ले लेते हैं तो लोकप्रिय कम हुआ। तो इसीलिए ये लोकप्रियता का मापदंड भी तय करना है। और दूसरा, उनका जो इनका प्रतिशत देख लीजिए कितना वोट मिला उनको, 32 के आसपास, 32%, अभी बाद में बढ़कर 38% हुआ। राजीव गांधी का 49% था। तो परसेंटेज को लेके, नंबर को लेके देखिए राजीव गांधी उनसे ज्यादा पॉपुलर थे। तो इसीलिए ये कहना कि सबसे लोकप्रिय है और बिना मापदंड दिए, ये तथ्यहीन है और ये निराधार है। नहीं, लोकप्रियता का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय तो हिटलर भी बहुत ज्यादा है। लोकप्रियता जो है, जनता के दिलों पर राज करके लोकप्रिय माना जाएगा व्यक्ति, कि नरसंहार करके लोकप्रिय माना जाएगा, देश को विकास के पथ पर आगे ले जाके लोकप्रिय माना जाएगा, कि देश को गर्त में ले जाके उसको लोकप्रिय आप मानेंगे। अपने विरोधियों को पूरी तरह से ठिकाने लगा देने में सक्षम है जो आदमी, उसको आप लोकप्रिय मानोगे। कि बहुत ज्यादा ईमानदार है लाल बहादुर शास्त्री की तरह, उसको लोकप्रिय मानोगे। लोकप्रियता की परिभाषा क्या है? आप किसी अनैतिक कृत्य करने वाले व्यक्ति को भी उपन्यासकार, साहित्यकार और पत्रकार अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको बहुत बड़ा लोकप्रिय साबित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वे कौन से कल्याणकारी, विकासकारी और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम और कारनामे हैं पिछले 7 साल के दौरान कि उनको सबसे लोकप्रिय माना जाए? इस पे बात रखाई डालें। इसमें सिराज साहब, एक तो सोच की बात है। आपने जो बात कही एक सोच हो सकता है, और बाकी लोग जो नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को लोकप्रिय मानते हैं, वो और कुछ सोच लेकर आएंगे। लेकिन हम लोग जो पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटियों में, या हम लोग जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, हम उसमें एक क्राइटेरिया बनाते हैं, तो उसी के आधार पर हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप वोट का प्रतिशत देख लीजिए, पार्लियामेंट में नंबर देख लीजिए, ये एक मापदंड हो गया। दूसरा, अखबारों में आजकल सोशल मीडिया, पहले नहीं था, सोशल मीडिया में और लोगों के बीच में जो चर्चाएं होती हैं, उसमें वो चर्चा को देख लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। लोकप्रियता उसमें भी आती है। अखबारों में जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो तो मोदी जी के पक्ष में लिखते हैं, लेकिन बाकी जो तथ्य के आधार पर लिखते हैं,
असली बात ही बताती है। नरसंहार हुआ है, गुजरात में हुआ था, ये हुआ था, और गुजरात में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था उसके बाद मोदी जी का वीसा अमेरिका ने बंद कर दिया था। तो ये सब वीसा तक बंद कर दिया। तो ये सब चीज हम वही देखते हैं कि लोकप्रियता का मापदंड क्या है, उसी के आधार पर हम बोलेंगे। तो हम जो देख रहे हैं कि लोकप्रिय मोदी जी हैं, उनका प्रशंसक जो हैं और उनका जो समर्थक है उनके नजर में, लेकिन ये कहना कि ये हमारा इतिहास में आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री यही हैं, ये पूरा निराधार है। उसका मैं मानता नहीं हूँ। जैसे मैंने आपको मिसाल, भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह साहब, नितिन गडकरी जी और भी कई बड़े नेता हैं जो काफी लोकप्रिय हैं और जिनके कार्य करने की क्षमता पे जो है सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। तो क्या मोदी जी बीजेपी में कोई नेतृत्व तो नहीं उठ पाए, इसलिए ऐसा प्रपंच करते हैं मीडिया के द्वारा, प्रचार और प्रसार से जो है अपनी पोजीशनिंग बनाए रखते हैं, स्थिति मजबूत रखने के लिए ऐसा करते हैं कि वास्तव में भाजपा के भीतर भी वो मजबूत है उतने। जी लोकप्रियता देखिएगा, किसी नेता के खिलाफ कोई ऐसे निंदा और गंदी बात ना कही गई हो, उनको आप लोकप्रिय मानेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक रामसुंदर दास होते थे बिहार से, कर्पूरी ठाकुर होते थे, प्रोफेसर मधुदंड थे जो महाराष्ट्र से आते थे। ये तीन नेता एक ही आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के थे, लेकिन इनका खिलाफ, इनका व्यक्तित्व के बारे में कि ये भ्रष्ट थे, चरित्रहीन थे, कहीं ऐसा कुछ भी उनका जीवन काल में नहीं लिखा गया। ऐसे बीजेपी में भी थे, नानाजी देशमुख, उनके बारे में नहीं कहा गया है। और केरल में एक नेता बीजेपी का है, हमेशा जितने बीजेपी एक ही एमएलए जीतता है, लोग मानते हैं कि उनको लोग वोट देते कि बहुत लोकप्रिय है। तो बीजेपी में भी लोग हैं। तो बीजेपी में जब केरल में उनका कोई नामो निशान नहीं, उन्हीं व्यक्ति के कारण मैंने किसी ने पूछा था कैसे वो जीत गया, ना बीजेपी के चलते नहीं, ये जो नेता हैं बहुत लोकप्रिय, कभी बुजुर्ग हुआ कि इस बार नहीं लड़े थे, काफी लोकप्रिय हैं, उनको आप लोकप्रिय कहेंगे। बीजेपी में भी लोग हैं ऐसे, हर पार्टी में ऐसी बात नहीं है, जिनको चरित्र के बारे में, उनका चाल चलन के बारे में कहीं भी कोई आक्षेप या कोई शिकायत ना हो। लोकप्रियता का मानदंड कैसे तय होगा? मान लीजिए चैनल्स और न्यूज़पेपर, बड़े घरानों के नियंत्रण में जो मीडिया हाउसेज हैं, वो तो मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे मोदी जी की बहुत आलोचना होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार कदम उठाने की जो है कोशिश कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए, जो बड़े बड़े घरानों के चैनल और न्यूज़पेपर हैं, वो तो पूरी तरह से मोदी जी के पक्ष में बैठे हुए हैं, उनके पक्ष में जो रिपोर्टिंग करते हैं, आर्टिकल छापते हैं और प्रोग्राम बना के प्रसारित करते हैं चैनलों पे। लेकिन सोशल मीडिया और छोटे समाचार पत्र पूरी तरह से सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जनसंख्या का हिस्सा उनको पूरी तरह से अलोकप्रिय मानता है। तो आप ये कैसे तय करेंगे, किनके मानदंड को मान लेंगे कि हाँ ये लोकप्रिय है कि ये अलोकप्रिय है? सिराज जी, हम तो तथ्य पे जाएंगे, आंकड़े पे जाएंगे। उनके समर्थन में मान लो 20 मीडिया भी कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही मीडिया, एक ही अखबार किसी के बारे में कुछ कह रहा है और तथ्य पर आधारित हो, तो हम उसी को मानेंगे कि ये सही है। लोग जो है हमेशा, मेजोरिटी जो होता है हमेशा सच नहीं होता है, ठीक है जी। तो सच को मेजोरिटी माइनॉरिटी में नहीं मापा जाएगा, सच तो सच है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो सच को आप मायना कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आपने कहा कि उस मीटिंग में कितने लोग थे, कोई आदमी बोल देगा ओ इतने सारे लोग थे, फोटो भी दिखा देगा, आजकल फोटोशॉप करके दिखा भी देते हैं इतने सारे लोग थे, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था, जो खुद भागीदारी लिया था, कहते साहब उसमें 100 लोग। तो सर इसका मतलब सच को झूठ दिखाने की प्रवृत्ति के चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे हाल में, जान लगा देने के बाद भी जनता ने छद्म पत्रकारिता को दरकिनार करते हुए मोदी जी की पार्टी को बुरी तरह से बरात किया। इसको किस नजर से देखेंगे आप? तो ये एक अमेरिका से एक पत्रकार थे,
वो नाम, उनका नाम था गोबेल्स। और गोबेल्स ट्रूथ करके एक फॉर्मूला है, एक झूठ को आप बार बार उसको रिपीट करोगे तो सच बन जाता है। तो ये भी हुआ है। आप जैसे कह रहे हैं कुछ मीडिया एक ही चीज को कि कोई ये तो कहते हैं लोकप्रियता, दूसरा कहते हैं हमारा अभी देश में जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा नेतृत्व है, उसके विकल्प भी कोई नहीं है, ये भी मीडिया कहता है। लेकिन आप तथ्य देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, नजर डालेंगे हमारा राज्यों में और राजनीतिक जो क्षेत्र है तो उसमें देखेंगे तो विकल्प भरे हुए हैं। तो ये भी कहना गलत है। तो ये मीडिया में कहा जाता है विकल्प तो एक प्रकृति का नियम है, ऐसा ऐसा जो आप कहता है विकल्प नहीं है। दिन का विकल्प रात है, जीवन का विकल्प मृत्यु है, ठीक है ना। मोदी जी को लंबी आयु दे भगवान, 100 साल जिए, लेकिन एक दिन हमें समझ आना है, फिर विकल्प कहाँ से आएगा। तो विकल्प संसार का, प्रकृति का नियम है। जो आदमी कहता विकल्प नहीं है, ना प्रकृति का नियम को जानता है, ना इतिहास को जानता है। कितने बार कहा गया है। और अंग्रेजी में एक उन्होंने नाम भी दिया, टीना, TINA, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, मतलब इसका विकल्प नहीं है। ये युक्तिहीन है, युक्ति संगत बात नहीं है, विकल्प भरे हुए। तो मैंने ये आपसे उम्मीद कर रहा था ये भी आप क्वेश्चन पूछेंगे कि देश में विकल्प नहीं, ये भी झूठी बात फैलाया जा रहा है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, आप प्रोफेसर हैं, राजनीति पूरी अच्छी तरह से समझते और जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप उठा पटक क्या हो रही राजनीतिक उससे भी पूरी तरह से वाकिफ है। मैं ये जानना चाहूंगा कि भारत में इतने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सक्षम मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, वो आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मोदी जी के मुकाबले उनमें से जो है विपक्षी दलों की एकता के साथ जो है कौन कौन से लोग जो है मोदी जी के विकल्प के तौर पर सामने आ सकते हैं, आप जरा उस पर प्रकाश डालें। ये विकल्प, सिराज जी, इतना बड़ा देश है और देश भी नेता को बनाता है। और जैसे लोग ये भी कहते हैं कुर्सी व्यक्तित्व को बनाता है, बल्कि आपको जैसे पत्रकार किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ऐसे सिस्टम बना हुआ है कि थोड़ा बहुत सोच समझ रखता है और देश चला देगा। ऐसे बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री या नेता जो होता है खुद अपना दिमाग से नहीं चलाता है, उसके तरफ ब्यूरोक्रेसी है, एडवाइजर्स हैं, दुनिया भर के लोग हैं, वो भी मदद करते हैं, ठीक है जी। तो उसमें कौन इसका विकल्प बनेगा। आपने देखा एक पिक्चर जो है नायक करके, जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री बनके कितना सारा काम कर दिया उसने। खैर वो फिल्म था, लेकिन हकीकत में अनिल कपूर जिसमें रोल किए, तो हकीकत में भी ये हो सकता है। वो पत्रकार ही था, उनको चुनौती दी, मुख्यमंत्री ने बोला तुम एक दिन मंत्री बन के दिखा दो, उसने किया भी, अच्छा काम किया। वो इसीलिए बहुत बड़ा तोप नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाने में एक व्यक्ति ही नहीं चलाता है, पूरा देश का करोड़ों लोग उनके पीछे हैं, उनका सद्भावना है। और बाकी पूरे ब्यूरोक्रेसी जिसको आयरन फ्रेम कहते हैं, जो ब्रिटिश सरकार से हम लोगों ने लिया, आर्मी ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों चीज हमारा अभी भी कायम है। ब्यूरोक्रेसी चलाता है। ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज है, उसको सवाल, ये घोड़ा जैसे है, अच्छा सवाल ये घोड़ादार मिल जाए उसमें, तो जहाँ कहोगे वहीं ले जाएगा आपको। इसीलिए आपके पास इतना ताकतवर घोड़ा है जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी, उसके लिए अच्छा सवारी होना चाहिए जो लगाम दे के उसको कर ले। किसी को बिठा दीजिए जो जिसको साधारण ज्ञान है और सूझबूझ है देश का, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जो सवाल किया था कि कौन है, मैं इसी हिसाब से कोई भी बन सकता है, सब सक्षम है। आपने जैसे ममता बनर्जी का तो एक मुहिम शुरू हो गया, मैं देख रहा था अखबार में कि ऑलरेडी सोशल मीडिया में चारों तरफ लग रहा है कि अगले बार मुख्य प्रधानमंत्री ममता बनर्जी बनेंगे। एक जमाने में नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा था। ये आंध्र प्रदेश में काफी भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो, और काफी उनके खिलाफ केस था, लेकिन जो आंध्र का चीफ मिनिस्टर वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, मैंने सुना एज ए चीफ मिनिस्टर। तो बाकी कोई भी बन सकता है ऐसे, किसी का ऐसे लड़ाई में देखो तो एक व्यक्ति ममता बनर्जी, जो कांटे का लड़ाई हुआ बंगाल में, ऐसे कभी हुआ नहीं था इतिहास में, भारत के इतिहास में, जो पूरा केंद्र सरकार एक राज्य के खिलाफ लड़ जाए। दिल्ली में हुआ था और बंगाल में हुआ, तो ये दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली में पूरा कैबिनेट लग गया था।
उसके तो जो बावजूद लोग ये पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, उनसे लोकप्रिय नेता कोई नहीं है, तो इन 5 राज्यों में तो उन्होंने डेरा डाल के रखा था, तो उनको ये चीज दिखाई नहीं दी कि पश्चिम बंगाल में तो मुंह की खानी पड़ी बीजेपी पे। बीजेपी कोई मैं कह रहे तथ्यहीन है। जब 5 राज्य में चुनाव हुआ, केरल में बीजेपी नहीं आया, सिर्फ आसाम छोड़ के कहीं नहीं आया। पंडिचेरी में भी बीजेपी सरकार 2 ही मेंबर बने, बंगाल में बीजेपी हारा, जो पूरा ताकत लगा दिया था, केरल में हारा, और तमिलनाडु में हारा, तमिलनाडु में भी बुरी हाल हुई। तो अभी जो राज्य में चुनाव होने वाले उसमें भी बीजेपी ने, सिर्फ यूपी को छोड़ के, तो विकल्प नहीं है कहना, ये गलत बात है। इससे क्या होता है, लोग मायूस हो जाते हैं, ये राजनीति के लिए भी हमारा घातक होता है। चाटुकार, पत्रकार, साहित्यकार इस तरह का माहौल बना के एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पत्रकार जो है, ये इस तरह का पत्रकारिता हम जो जिनको समर्थन कर रहे हैं उनको भी हानि पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को हानि पहुंचा रहे हैं। इसीलिए कि उनको अगर कह दिया गया कि आपका विकल्प नहीं है, तो आराम से बैठ जाएंगे और ज्यादा सावधानी से काम नहीं करेंगे, विकल्प आएंगे, जो भी करें हम कर लेंगे। तो इसीलिए ये भी कहना चाहिए कि साहब ठीक ठाक करिए, नहीं तो लोग आपको अगले चुनाव में आपको ये भी कर सकता है और बाकी लोग भी नेता बन सकते हो। ये हानिकारक देश के लिए भी है और ये रूलिंग पार्टी के लिए भी है, जो कह रहे हैं कि विकल्प नहीं। अच्छा सर, आपने एक चीज अभी कही थी कि ब्यूरोक्रेसी है और बहुत से सलाहकार होते हैं, कुछ लोग सहयोग करते हैं और सरकार, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी सी भी समझदारी रखता है वो सरकार चला सकता है। लेकिन पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या तो ये कहें कि किस तरह से सरकार को चलाया है, या जो IAS ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारी जो है उनके सलाहकार हैं, किस तरह से सलाहें दी गई हैं कि सारी चीजों को उखाड़ पछाड़ के जो है काम किया गया है, कि जो टैक्स सिस्टम था उसको GST किया गया कि 1 टैक्स 1 नेशन के हिसाब से मामला बनेगा, वो आज तक नहीं सुधर पाया, सैकड़ों बार उसमें करेक्शन हो गए। इसी तरह से जो है बहुत से जो है कार्य प्रणालियों में जो है दखल अंदाजी की गई कि इसको ऐसे करेंगे, डिजिटल कर देंगे। डिजिटल होने के बाद भी जो है लाल फीताशाही जो है वैसे ही चल रही है। डिजिटल एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद भी कहते हैं उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसको रजिस्टर्ड करा के फिर भेजिए। जब आप ऑनलाइन ही जो है सारे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं स्कैन करके, तो एक लाइन का डिक्लेरेशन उससे फिल करा लें कि जो भी हमने सबमिशन दिए हैं डिक्लेरेशन में वे जो सही नहीं होंगे तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। कानून देश को चलाने के लिए देश के नागरिक ही तो हैं, विदेशी लोग तो नहीं है यहाँ, तो उनके लिए ये छूट होना चाहिए, सहूलियत से शासन चलना चाहिए। शासन सहूलियत से चलने के बजाय असुविधा हो रही है लोगों को, तो ये IAS ऑफिसर गलत सलाह दे रहे हैं या प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं उनकी सलाहों को, और एक परफेक्ट घोड़सवार की हैसियत से देश को आगे नहीं ले जा पा रहे। अब सलाहकारों को तो आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, सलाह देना उनका काम है, सलाह लेना ना लेना आपका काम है। लोकतंत्र में आखिर में जिम्मेदारी नेता का ही है और नेता के नीचे सब लोग आते हैं। आप ये जो ब्यूरोक्रेसी को भी, ऑफिसर शाही को भी, आप तंत्र को भी आप उसको दोषारोप नहीं कर सकते। वो आप जो कहेंगे वही करेंगे। और जैसे मैंने घोड़ा का आपको मिसाल दिया, एग्जाम्पल दिया, घोड़े को आप जहाँ खींचेंगे वही ले जाएगा आपको। इसीलिए ये जिम्मेदारी जो है और जवाबदेही ये नेताओं का ही है, लोकतंत्र ऑफिसर का नहीं। एक बात और आपने कहा, मानिए ऐसे ही नहीं कहा कि कोई भी चला सकता है। मैंने कहा कि जिसमें सूझबूझ है, साधारण ज्ञान है, वो चला सकता है। साधारण ज्ञान भी साधारण नहीं होता है, सबके पास नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सबसे ज्यादा अरसे तक जो मुख्यमंत्री उड़ीसा में, अभी उनका 5वां टर्म चल रहा है, उनको उड़िया नहीं आती। जो व्यक्ति देश का भाषा नहीं बोल सकता है उसको भी तो मुख्यमंत्री बनाया। अब लोकप्रिय है क्योंकि 5वां बार जीत के आए। हमारा देश में कांग्रेस जो पावर में था, कांग्रेस कितना बड़ा पार्टी था, उसका जो अध्यक्ष है कामराज, उनको हिंदी नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कैसे चलाया, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट थे। तीसरा, इसका पीछे कोई भी तर्क रहा हो, बिहार में
राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बने, सरकार चला कि नहीं। हरियाणा में देवीलाल, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, देवीलाल को ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन देवीलाल सबसे एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, बल्कि देश में उप प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह के साथ। तो आप ये मिसाल देख लीजिए। तो कहना कि ये लोगों का मंशा को समझना, लोगों का अभिलाषा को समझना और देश को ये करना, ये साधारण ज्ञान अनुभव से आता है। तो ये मैं इसीलिए कहा, जो भी सार्वजनिक जीवन में है, जो पब्लिक लाइफ में है, जो पॉलिटिक्स में है, उसको जरूरी नहीं है कि बहुत स्मार्ट हो हमारा प्रधानमंत्री जी जैसे वो चला सकता है। उसमें ईमानदार होना चाहिए, देशहित होना चाहिए और लोकप्रिय नहीं, लोगों के लिए प्रेम होना चाहिए। अच्छा, ये कोरोना काल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो है पिछले 1.5 साल से जो है इसका जो है एक तरह से कहर रहा, आतंक रहा और पूरी तरह से अव्यवस्थाएं हुई। इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को छूट दे दी जाए, लेकिन क्या 7 साल में से ये 1.5 साल निकाल दिया जाए तो 5.5 साल के प्रधानमंत्री जी के शासनकाल को आप एक सक्षम और ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर से वो सही दिशा में लेके जा रहे हैं देश को या नहीं, ये आप बताइए। जब 2014 में ये जीत के आए थे, तब लोगों में बहुत बड़ा आशा था, लोगों को उम्मीद था कि अच्छे दिन आएंगे और यूपीए जो 2 दूसरा चरण में, यूपीए काफी भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ था, लोग तंग हो गए थे। तो ये सोचे कि ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, अच्छे दिन आएंगे, एक निर्णायक मजबूत सरकार हमें मिलेगा बीजेपी पार्टी का, ऐसे करके और वो उम्मीद प्रधानमंत्री जी अपना चुनाव प्रचार में दिए भी थे, अच्छे दिन आएगा, ये सब हुआ था। शुरुआत भी उन्होंने अच्छी की। एक शुरुआत की बात बताऊं, जैसे उन्होंने अपना शपथ ग्रहण में हमारा जो पड़ोसी राज्यों का सबको मुखिया को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको बुलाए थे, क्योंकि पड़ोस के साथ आपका अच्छा रिश्ता रहेगा तो आप भी सही रहेंगे। ये शुरुआत अच्छा हुआ था। फिर जो उन्होंने लोगों के लिए किया, थोड़ा बहुत गरीबों के लिए किया, टॉयलेट की व्यवस्था किया, गैस का व्यवस्था किया, बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें वो चाहे सांकेतिक हो, लेकिन लोगों को दिल छुआ कि जो हमारे लिए कभी ये नहीं हुआ था वो हुआ। अब कुछ उन्होंने कदम उठाए, उसका मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो सबसे भयानक और हानिकारक कदम उन्होंने 2-3 उठाया 2014 और 19 के बीच में, फिर अभी उससे देश इतना पीछे चला गया कि ये इतना बड़ा नुकसान शायद ये मैं कहूँगा हमारा आज़ादी के बाद देश को नहीं हुआ था। मिसाल के तौर पर से नोटबंदी हुआ, ये इतना बेवकूफ़ी वाली बात थी, कहीं से ये नोटबंदी को कोई ये उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। लोगों का ये कहना जितना पैसा निकाल गया उतना पैसा बैठ में आ गया, तो काला धन भी नहीं आया। उसके ऊपर काफी अध्ययन हो। उसी दिन से मैं देखता हूँ, मैं अर्थनीतिक नहीं हूँ, अर्थशास्त्र में जितना जानकारी नहीं है, लेकिन तब से मैं जो देख रहा हूँ हमारा आर्थिक अवस्था लोगों का ऐसे गिर गया, तब से वो लोग उभर नहीं पाए, तब से नहीं उभर पाए। उसी दिन से इकोनॉमी घट गया। और हमारा इकोनॉमी, लोग यही चाहते थे कि हम चाइना के बराबर आएंगे और चाइना के बदले दुनिया हमको देख रहा था कि भारत की लोग हमारे पास है, इतना हाथ है हमारे पास, लेकिन इसका ये सरकार ने भट्टा बिठा दिया। हमारा इकोनॉमी का लोग रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। अब जो थोड़ा बहुत था ये कोविड में और ही खत्म हो गया, तो इकोनॉमी का नाश किया है, ये तो मैं बताऊं। बाकी जीएसटी जैसे आपने कहा, जीएसटी क्यों किया उसका भी काफी हानि हुआ। जैसे लोग कहते हैं कि नोटबंदी में आम आदमी परेशान हुआ, जीएसटी में व्यवसाय परेशान हुए, सीएए जो उन्होंने लागू किया उसका कोई जरूरत नहीं थी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसका और उसमें मुसलमान को अलग करना, उसमें एक समुदाय पूरा परेशान हुआ। कोविड में सारे परेशान हुए, तो फिर कौन खुश हुई? ये
दोनों 6 साल में इतनी और किसानों के विरोध किसान चीजों को लेके आप कैसे पत्रकार और साहित्यकार लोग जो है ये कह देते हैं कि इनका कोई विकल्प नहीं है और इनसे लोकप्रिय नहीं है, ये तो चाटुकारिता की पराकाष्ठा हो गई। इस पर आप क्या कहें? ये आप जाने, आप पत्रकार हैं और पत्रकार वाले जाने, लेकिन मैं ये तो कहूंगा कि जब अगर तथ्यहीन कोई बात हो, जिसमें कोई युक्तिहीन बात हो, तर्कहीन बात हो, तो उसको हम नहीं मानेंगे। हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं, हम लोग शोध के ऊपर बात करते हैं, तथ्य पे बात करते हैं। जो मैंने आपको अवस्था बताई, लोगों को जो नाराज है और जो अन्याय हुआ उनके साथ, आपने किसान का भी अच्छी बात बताया। किसान, तुम्हें 3 किसानों के लिए तुम 3 कानून लाए और किसान खुद कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं है। और वो साल भर से आंदोलन, अभी भी आंदोलन चल रहा है, कोविड के चलते थोड़ा बंद हो गया। तो फिर जो लोग खुद नहीं मान, सीए लोग कह रहे हमारे लिए सही नहीं है, गरीब लोग कहें कि नोटबंदी हमारे लिए सही नहीं था, व्यवसाय कह रहे जीएसटी से हम डूब गए, तो कानून किसके लिए बन रहा है, खुश कौन है? तो इससे पत्रकार फिर कहें कि भाई ये सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। हाँ, कुछ काम मैंने भी कहा, कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन जो नुकसान किए उसमें अच्छा ही दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब लोगों को खाने के लाले पड़ जाए और लोगों का रहने के लाले पड़ जाए, कोई अगर व्यक्ति कहे मैं भारत का नागरिक रहूंगा ही नहीं, अब हमेशा एक अनिश्चितता में और इनसिक्योरिटी में रहे, महफूज ना हो, तो उस सरकार को मैं क्या कहूँगा? तो इसीलिए इतने जो तबके के लोग, किसान, मुसलमान भाई, गरीब और व्यवसाय, ये सब दुखी हैं। तो मैं किसके लिए कहूँगा? प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने राष्ट्र हित में कोई बहुत बड़े कारनामे नहीं किए, क्या इसी वजह से मीडिया, साहित्यकार और पत्रकार और चाटुकारों की टीम इकट्ठा कर वो एक माहौल बना रहे हैं कि 2024 में जो है दोबारा जो है वो सत्तासीन हो जाए या भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करा सके? इसलिए जो है कहते हैं कि कोई विकल्प नहीं है, कि वास्तव में जो है ये इस लायक है कि इनको तीसरी बार जो है सत्ता जो है जनता को सौंपनी चाहिए। देखो, मीडिया में भी भारत के लोग, भारत लोकतंत्र है और पश्चिम सभ्यता या पश्चिम देश में जो लोकतंत्र है उसके हिसाब से भारत का लोग इतना पढ़े लिखे और इतना संपन्न नहीं है, परंतु उनका राजनीतिक सूझबूझ दुरुस्त है। जब भी जनादेश आया है, जब से मैं पॉलिटिकली सक्रिय हुआ और जनादेश 1977 से मैं खुद देख रहा हूँ, जब से जनादेश आया है लोगों का जनादेश हमेशा सही आया है। तो अखबार वाले कुछ भी लिखें, लोग परेशान हैं, परेशान हो गए और इतना मौतें हुई हैं और इतना दर्दनाक मौतें हुई है कोविड में, और हमारा अर्थव्यवस्था, हमारा पेट के ऊपर इतना प्रहार हुआ है। तो इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि ये इससे भारतीय जनता पार्टी उभर सकता है। अब मोदी जी उभर पाएंगे और अगले चुनाव जीतेंगे, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इसीलिए कि लोग देखते हैं कब किसी को उखाड़ के फेंकना है। इमरजेंसी के जमाने में सारा प्रेस बंद था, सारा प्रेस सरकार के हाथ में था, बंद ही कर दिया था। उसके बावजूद भी मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी हार गई। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, सक्षम और लोकप्रिय कहे जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर आजकल तलवार लटक रही है। सुनने में आया है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि आरएसएस को भी जो रिपोर्ट मिल रही है उससे योगी जी को चुनाव से पहले, 22 में चुनाव है, बदला जा सकता है। तो क्या प्रधानमंत्री को भी 24 से पहले बदल कर भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता की दावेदारी पेश कर सकती है? अंग्रेजी में एक कहावत है, अंग्रेजी दार्शनिक कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। जो संभावित है वही राजनीति है। तो राजनीति में हर चीज संभव है। और ये आपने अच्छा कहा, अगर बीजेपी वाले और आरएसएस वाले इस चीज को सुन रहे हैं तो उनको वही करना चाहिए, तो उससे उनको थोड़ा चांस बनेगा। तो चांस तो खत्म है, लेकिन उनको वही करना चाहिए। नया छवि आए, अपने 1-2 लोगों का नाम लिया जो कैबिनेट में है, तो वो शायद ये जो छवि बना है बीजेपी का उसको सुधार सके। बाकी आपने उत्तर प्रदेश की बात कही,
उत्तर प्रदेश में जो अजीबोगरीब हो रहा है अभी, इस तरह का तानाशाह चल रहा है कि पत्रकारों को ये कहा जा रहा है, शिक्षक वर्ग को ये कहा जा रहा है कि भाई जो रिपोर्ट सरकार के खिलाफ उसको नहीं करना, जहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है कोई उसको रिपोर्ट करेगा तो उसके खिलाफ हम केस करेंगे। हम सुनते हैं और जिस तरह का उत्तर प्रदेश के लोगों से सुनते हैं, जिस तरह की बातें हो रही, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन मेरा शुभेच्छा, जैसे राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, आपका विपक्ष हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं है, और मैं तो न्यूट्रल हूँ। मैं मेरा शुभेच्छा आरएसएस और बीजेपी वालों के साथ है, लेकिन उनका पाप का घड़ा जो जिसको हमारा संस्कृति में कहते हैं भर गया है, इसीलिए मैं उनका सुधार देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन चुनाव है, शुभेच्छा सबके लिए है, जो लोग जिसको मतदान दें वही नेता बने। लेकिन जिस तरह का नुकसान हुआ है हमारे देश का, और लोग त्राहिमाम जो कर रहे हैं, और अभी मैं जहाँ रहता हूँ सिराज साहब, वहाँ पे लोग हमारा दरवाजा में खटखटाते हैं, अच्छे गरीब भिखमंगे लोग नहीं हैं, आप बोलते हैं कि हमें कुछ खाने दे दो, हमारे पास खाने दे। दिल्ली में ये हाल है। तो एक महामारी तो था, ये भुखमारी आ गया है, और लोग कहते हैं कि हमारा ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हमारा माइनस में चला गया। इससे बड़ा दुख की चीज नहीं हो सकता है, लोग रोटी कराने पड़ जाए, ये हालत है। इसीलिए लोहिया जी एक बात कहे थे, शायद मैं आपके चैनल में कहा हूँ, जब तक इंसान भूखा रहेगा तब तक धरती में तूफान रहेगा। ये तूफान आ चुका है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि भूख फैला दिया, महामारी और भूखमारी फैला दिया, और सिर्फ चंद बिजनेसमैन को आगे बढ़ाया, बाकी आम आदमी को भूखा नंगा रखा। इसीलिए कोई माफ योग्य नहीं है। हमारा देश जो है इस बात के लिए मशहूर है कि बहुत ज्यादा अत्याचार नहीं सहता है और बड़े से बड़े जो है शासकों को उलट देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश को चला रहे हैं, जनता भूखों मरने पे जो है हो रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों के खिलाफ जो है कानून बन गए हैं, अव्यवस्था का दौर जारी है, लेकिन कहीं आंदोलन नहीं दिखाई देता है। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? पहला वजह तो यह है कि कोविड आ गया। देखिए, कोविड जैसे आपको याद होगा, सीए के खिलाफ जबरदस्ती आंदोलन चल रहा था। शाहीन बाग में महिला वहाँ बैठे थे, हट नहीं रहे थे, अपने से जैसे भी विवादित हुआ, लेकिन जैसे भी कर रहे थे। किसानों का आंदोलन जबरदस्त चल रहा था। आंदोलन नहीं, ये नहीं कि नहीं हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, लेकिन कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको मानना है, जीवन बचाना है पहले, फिर अधिकार के लिए लड़ना है। अगर जान ना बची तो जहाँ के लिए क्या लड़ना है। तो इसीलिए कोविड एक मुख्य कारण है। दूसरा एक कारण था, लेकिन अभी नहीं है, जो भी आपको विरोध करे उसके खिलाफ देशद्रोह का केस कर देना, अरेस्ट कर देना। काफी लोग अरेस्टेड हैं, लेकिन ऑर्डर खत्म हो गया। अब ऑर्डर नहीं है, लेकिन होता था। अब आज विनोद दुआ का रिजल्ट आया है, कोर्ट का ये आया कि विनोद दुआ का पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं कर सकते, तो ये भी कर रहे थे। सो अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई बदलाव हुआ है, कुछ अच्छे जजमेंट्स आने लगे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि कोर्ट जो है सरकार कोई गलत करता है तो उसको रोकता है। तो क्या ये माना जाए कि हमारे कोर्ट्स भी जब सत्ता की धनक हनक कम होने लगती है तो उसके खिलाफ फैसले सुनाने लगते हैं? और पिछले पहले कार्यकाल में मोदी जी ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए कोर्ट भी उनके निर्देश पे फैसला दे रही थी। इस पे आप क्या कहेंगे? कोर्ट का भी, हाँ, भी देखते हैं शायद राजनीतिक हवा किस तरह बह रहा है, लेकिन ये लोगों का जो कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनका ईमान और उनका प्रतिभा, उनका दृढ़ता पे भी विश्वास करता है कि कोर्ट में इस तरह का किसी तरह से भी कानून आप बहस करके पास कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे न्यायाधीश आए कि बड़े बड़े लोगों के खिलाफ भी, पावरफुल नेताओं के खिलाफ भी जजमेंट दिया है। इलाहाबाद में जो जिसके इमरजेंसी लगा, जगमोहन लाल मेहता, उन्होंने जवाब दिया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में गलत काम किए हैं, उनका चुनाव खारिज कर दिया, तो भी तो इमरजेंसी लगा। तो ये भी कांड हुआ था। अभी एक कोर्ट में ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग बुरे लोग हैं, धर्मेंद्र राणा, उन्होंने कहा हम सरकार को मनोरंजन के लिए यहाँ पर हम नहीं है, इतनी बड़ी बात की थी, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे, वो सेशन कोर्ट के थे।
तो ऐसे बात नहीं कि दबंग और ईमानदार लोग हमारे देश में नहीं हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये बार बार ये बात को दोहराने वाली बात है कि 90 लोग अगर खराब हैं, 10 लोग अच्छे होते हैं तो कायम होता जाता। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।